अस्सलाम वालेकुम। क्लिनिक ऑनलाइन में खुश आमदीद। मैं हूं नजमा आदम, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। पिछले 18 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूं। वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का आलमी दिन, पूरी दुनिया में आज के दिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे मनाया जाता है। आज का टॉपिक हमारा बच्चों के हवाले से है हैंड राइटिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में लिखाई की सलाहियत। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, मैं आपको कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बताना चाहती हूँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्ड ऑक्यूपेशन से निकला है, जिसका मतलब है पर्पसफुल एक्टिविटी या मीनिंगफुल एक्टिविटी, या वो एक्टिविटीज़ जिसका कोई मकसद हो। जो एक्टिविटीज़ हम रोज़ाना करते हैं वो सब की सब पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। यानी सुबह उठने से लेके रात सोने तक हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं वो सारी की सारी पर्पसफुल एक्टिविटीज़ में आती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिहैबिलिटेशन के अंडर आता है, जिसके अंदर बहुत सारी और थेरेपीज़ भी आती हैं, जैसे कि फ़िज़िकल थेरेपी या फिज़ियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो सबसे मेन हेडिंग ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन की होती है। अब पर्पसफुल एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, जिसमें बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि सेल्फ केयर है, रोज़ाना के काम काज जो हम सब सुबह से लेकर रात तक करते हैं। यानी उठकर खाना खाना है, मुंह हाथ धोना है, कपड़े चेंज करना है, बटन लगाना है, जूते पहनना है, ये सारी जो सेल्फ केयर की एक्टिविटीज़ हैं वो सब की सब बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में आती हैं। और इसके अलावा जो कोई भी हमारा काम है वो सब इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहलाता है, जिसमें सेल्फ केयर के अलावा जैसे आदमी हैं या इवन ख़वातीन जो हैं वो ऑफ़िस के काम कर रहे हैं या घर के काम कर रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, खेल कूद करना है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो सेल्फ केयर या अपने काम के अलावा जो हो वो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहलाती है। अब ये किन लोगों के लिए यूज़ होती है, किस लोगों के लिए ये थेरेपी मुफीद है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हर एज ग्रुप के लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें बच्चों से लेकर 0 to 100+ यानी पैदाइश के बाद से लेकर 100+ कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि फ़िज़िकली चैलेंज हैं, जिसको किसी भी किस्म का फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, या इवन मेंटल जिसमें जहनी किस्म की कोई भी जहनी माजूरी या डिसफंक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हम इसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि जैसे न्यूरोलॉजिकल अगर किसी को प्रॉब्लम है जिसमें फालिज आता है, बड़ों में, बच्चों में, सेरेब्रल पॉल्सी के पेशेंट्स हैं, या ऑटिज़म है, या हाइपर एक्टिविटी जैसे ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, या इवन ऑर्थोपीडिक कंडीशंस जिसमें किसी भी किस्म का आपके बोन्स या जोड़ों की तकलीफ़ हो सकती है, या फ्रैक्चर हो सकता है बड़ों में, बच्चों में, किसी भी एज ग्रुप में। इवन आर्थराइटिस के पेशेंट जिनको जोड़ों की तकलीफ़ होती है, उनके लिए भी हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे केसेस जिसमें हादसात हो जाएं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या किसी भी किस्म का हादसा हो जाए, उसमें भी हेड इंजरी है, इस किस्म के पेशेंट्स को भी हम डील करते हैं। ऑटिज़म सबसे पहले ये कि हम बच्चों की हवाले से बात कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर केसेस सेरेब्रल पॉल्सी के नज़र आते हैं, जिसमें जहनी भी और जिस्मानी भी डेफिसिट हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं, जिसमें चलने फिरने की सलाहियत या फिर लिखने की सलाहियत या गर्दन संभालना, बैठना, चलना फिरना, खेल कूद करना, ये सारी चीज़ों में चैलेंजेस हो सकते हैं बच्चों को। हाइपर ADHD जिसमें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या अटेंशन हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसमें बच्चे जो हैं ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करते, इधर उधर घूम रहे होते हैं। स्कूल में भी इस किस्म के प्रॉब्लम्स देखने में मिलते हैं और टीचर्स अक्सर कंप्लेन कर रही होती हैं कि बच्चे बैठते नहीं हैं, फोकस नहीं है, उनका अटेंशन नहीं देते हैं काम में, या लिखाई में प्रॉब्लम हो रहा होता है उनको।
एक और टर्म है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ओवरलुक होती है, अक्सर लोग समझ नहीं पाते, जिसे कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। या हमारे जो सेंसेस होते हैं, हम नॉर्मली 5 सेंसेस जानते हैं एज अ लेमैन, मगर हमारे एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमारे पास 7 सेंसेस होते हैं, जिसमें वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रायोसेप्टिव होता है। वेस्टिबुलर हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, जिसमें इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उस वेस्टिबुलर सिस्टम में आते हैं, जो कि हमारे इनर ईयर या कान में से रिलेटेड है, उधर लोकेटेड होता है। और एक और सिस्टम है जिसे हम प्रोप्रायोसेप्टिव कहते हैं, जो हमें अपने जॉइंट्स और मसल्स की अवेयरनेस देता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर बाल्टी में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है तो हम उसको कितना स्ट्रेंथ से उठाएंगे, इतना नहीं ज़ोर लगाएंगे जितना कि हम पूरी बाल्टी उठाने में लगाते हैं। या अगर हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा पैर जो है कितना ऊंचा जाएगा। तो ये अवेयरनेस हमें अपने इस सिस्टम से मिलती है। जी, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? आशान बात कर रहा हूँ कराची से। सॉरी, कौन? आशान कराची। हसन, ठीक है जी। आपका सवाल? सवाल ये कि मतलब मुझे ज़्यादातर चीज़ें भूलने लगता हूँ। अच्छा। मतलब सुबह तो सब याद होता है, फिर दोपहर में सब एकदम मेमोरी इशू है, भूलने लगता हूँ चीज़। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल। और आप करते क्या हैं? अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं करता। मूवी वगैरह। सॉरी, मूवी वगैरह देखता हूँ। मूवीज देखते हैं। तो आप पढ़ते नहीं हैं? नहीं, कोई खास। तो सारा दिन आप घर में होते हैं ज़्यादातर? जी बिल्कुल। आपकी मेमोरी के इश्यूज की वजह से आप घर पर हैं या क्या रीज़न है इसका? नहीं, मेमोरी इशू की वजह से नहीं, घर पर तो अभी कुछ और मसाइल है। अच्छा, ठीक है। तो आपको लगता है कि जो फ़ौरन की जो इमीडिएट आपकी मेमोरी है या शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि अभी फ़ौरन कोई चीज़ कही और आपको थोड़ी देर में याद नहीं रहेगी? हाँ, ऐसा होता है कि मैं सब याद तो होता है, अचानक भूल जाता हूँ। अच्छा, मगर लॉन्ग टर्म सही है, पुरानी बातें याद हैं? हाँ, पुरानी बातें बिल्कुल याद रहती है। अच्छा, ठीक है। तो आप का सवाल? ठीक है, हमने आपका सवाल लिख लिया है। आप प्रोग्राम देखते रहें, फिर हम आपको इसका जवाब देते हैं। अच्छा, जैसा कि मैं कॉल से पहले डिस्कस कर रही थी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें मुझे ये 3 किस्म के हो सकते हैं। इसमें ओवर रिस्पॉन्सिव हो सकता है कि बच्चे को नॉर्मल स्टेट में, जैसे हम बैठे हुए हैं तो अगर आवाज़ें आ रही हैं कानों में तो वो शायद ज़्यादा आवाज़ समझ आती है उनको, उनके लिए वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में टॉलरेट करना मुश्किल होता है। या आवाज़ें हो सकती हैं, लाइटें जो हम दूसरों को बॉदर नहीं कर रही, दूसरे उससे परेशान नहीं हो रहे, मगर उनको जो है परेशानी हो सकती है। या ये हमारे किसी भी और सिस्टम में हो सकता है, टेस्ट में हो सकता है, टच में हो सकता है कि अगर कोई उनको आके टच करे, उनको पसंद नहीं होता कि वो कोई टच करे, उनको हाथ में लाए या उनके करीब आए। तो ये प्रॉब्लम ओवर रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं। इसमें ज़्यादातर क्लाइंट्स क्या करते हैं कि वो अपना सिचुएशन को, सेंसरी सिस्टम को या सेंसरी जो स्टिमुलाई आ रहा है उसको अवॉइड करते हैं। दूसरे कहलाते हैं अंडर रिस्पॉन्सिव, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उनको ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा है तो उनको ज़रा ज़्यादा आवाज़ के साथ या ज़्यादा उनको फीडबैक या स्टिमुलस देनी पड़ती है ताकि वो अपने आप को जगा सकें या समझ सकें कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और एक और टाइप जो होती है वो सेंसरी सीकर्स कहलाती है, वो भी अंडर रिस्पॉन्सिव में ही आती है, मगर फ़र्क ये है कि ये अपना स्टिमुलस ख़ुद तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो अंडर रिस्पॉन्सिव होते हैं, वो छलांगे लगा रहे हैं सोफ़ों पे, पलंग पे या इधर उधर, या गोल गोल घूमने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद से एक्टिविटीज़ ऐसी तलाश कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली सेंसरी सीकर्स होते हैं जो अपने सेंसेस को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो अवेयर हो सके सराउंडिंग से कि आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है उनके। तो ये हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग है। बहुत सारे बच्चे या बड़े इवन, ये किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई लाजमी नहीं है कि किसी डेफिसिट या किसी डिसऑर्डर के साथ हों, ये एक नॉर्मल रेगुलर टिपिकल लोगों को भी हो सकता है। और अगर आप इसको गौर करें तो शायद हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये फ़ील ज़रूर हुआ होगा कि हाँ, हमें शर्ट का टैग सही नहीं लग रहा है या आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं शबाना बात कर रही हूँ इस्लाम। जी बोलिए शबाना। मुझे ये मालूम करना था कि मेरा बड़ा बेटा है 12 साल का ना, जी तो वो पढ़ाई के ऊपर फोकस भी करता है, याद भी करता है, लेकिन बस वो कुछ टाइम तक उसको वो चीज़ याद रहती है और फिर उसके बाद वो भूल जाता है। अच्छा तो स्कूल से इसकी इतनी कंप्लेंट्स हो रही हैं, वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, वो टीचर्स भी यही कहती हैं कि ये नहीं है कि ये फोकस ना कर रहा हो पढ़ाई पे या दिल ना लगा रहा हो, याद करता है लेकिन जल्दी भूल जाता है। बैठने में इतनी तो कोई मसला नहीं है, आराम से चेयर पे या जब बैठने का काम कोई होमवर्क या क्लास वर्क होता है तो उसमें तो कोई कंप्लेन नहीं है कि वो बैठता ना हो। नहीं बैठते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा केयरलेस भी हो रहे हैं इसी वजह से कि वो हर तरफ से उनको वो डांटे पड़ने लग गई कि तुम भूल जाते हो, तुम्हारा रफर हो, दिमाग तुम्हारा नहीं चल रहा, तो याद ही नहीं रहती उनको कोई चीज़। हाँ एक्चुअली हम पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत होती है हर एक को, मतलब सिर्फ आपके बच्चे या किसी और बच्चे के लिए नहीं है, सबके लिए ही। जब एप्रिसिएशन होगी, अच्छे फीडबैक मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। अगर नेगेटिव चीज़ें चल रही होंगी कि हर वक्त हर बच्चे को रोक टोक करेंगे या इस किस्म की बातें कहेंगे तो ऑब्वियसली नहीं वो ऐसे भी ट्राई नहीं होता, करते भी कभी होगा। कभार खैर तारीफ भी हो जाती है स्कूल में, ऐसे ही हर वक्त ही नहीं होता, ठीक कभी है। कभार जब टीचर्स भी बेजार हो जाती होंगी तो वो करती होंगी, मैं भी। लेकिन अब इनकी स्कूल की मैडम ने भी मुझसे ये कहा है कि इनको किसी आप डॉक्टर को दिखाएं कि ये ज्यादा देर तक ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, सही। ये आज भूल आपकी जाते हैं या बात कल भूल जाते हैं। आपकी या टीचर की बात समझ लेते हैं, जैसे फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शन को, जो बोल रही हैं हाँ वो हाँ फॉलो समझते तो हैं। करते हैं, बस सिर्फ मैं याद करने का मसला है ठीक यही। है, बात वगैरह आराम से कर लेते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है नहीं इस नहीं चीज़ों सब में। आराम से करते लिखने हैं सब। रिजल्ट्स कैसे आते हैं जैसे रिपोर्ट्स वगैरह में? वो यही सारा इशू है कि वो याद कर देते हैं, उस टाइम तो मुझे सुना देते हैं सब याद करके, अच्छा मगर वो बस शाम तक या दूसरे दिन तक भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहें, हम आपकी बात का जवाब देते हैं, ठीक है? ओके चलें, इस वक्त ब्रेक का टाइम हो गया है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम इन कॉल्स के जवाब देंगे। वेलकम बैक। पहले मैं दोनों कॉलर्स का जवाब दे दूं, फिर इंशाल्लाह आगे हम शो को लेके चलते हैं। हसन जिनकी उम्र 22 साल की है, इनको उन्होंने बताया कि इनकी मेमोरी का इशू है। सबसे पहले तो हसन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने कोई ना कोई एक्टिविटी अपने लिए तलाश करनी होगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि किसी ना किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व रहें, चाहे आपको आगे पढ़ना है या कोई काम करना है, बाहर निकल के काम करना है या घर में बैठ के काम करना है, मगर आप अपने डेली रूटीन को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करें। अगर आप बैठे रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, ऐसी मूवीज़ देखते रहेंगे या खामा ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ मेमोरी ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें जो है आपकी अफेक्ट कर सकती हैं। आपके फ़िज़िकल हेल्थ हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, जहनी और जिस्मानी दोनों तरीके से आपको प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इसी तरह से फ़ारिग बैठेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम देखते हैं कि हमें फंक्शनल, अगर फ़र्ज़ करें आपकी मेमोरी या कोई भी और काम जो कि आपको फंक्शन करने से, आपको काम करने से रोक रहा है और उसकी वजह से आप अपने डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये एक चैलेंज हो सकता है, ये एक इशू हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके डेली रूटीन्स या फंक्शनल एक्टिविटीज़ इस मेमोरी की वजह से अफेक्ट कर रही है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो आपकी असेसमेंट, स्क्रीनिंग और असेसमेंट करेंगे, फिर वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? मैं बीनिश भट्ट बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बीनिश। मेरी असल में बेटी 7 इयर्स ओल्ड है और वो ड्रूल बहुत करती है। अच्छा। उसकी स्पीच थेरेपी तो चल रही है, लास्ट 5 ईयर से चल रही है, लेकिन अभी तक ना उसकी स्पीच पे कोई इम्प्रूवमेंट आई है और ना ड्रूलिंग में कोई इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, तो बच्ची की डायग्नोसिस क्या है? डेवलपमेंटली डिलेड। अच्छा ठीक है, और अभी चलती बैठती? जी, उसको फिजिकली कोई इश्यूज नहीं है माशाल्लाह, फिजिकली वो बिल्कुल ठीक है। सही है। और स्पीच कितनी है? स्पीच उसकी सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, मामा पापा। अच्छा ठीक है। स्कूल जाती है? जी, वो नॉर्मल स्कूल जाती है और लर्निंग है उसकी अपनी एज से पीछे है, लेकिन वो राइट कर लेती है और लर्न कर लेती है।
अच्छा, तो स्कूल में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है उसको? ड्रूलिंग के अलावा और किसी किस्म का चैलेंजेस हैं उसको स्कूल में या ड्रूलिंग आगे आपके घर असल में? में स्पीच की वजह से उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सही। और हैंड्स जो उसकी राइटिंग इतनी कोई अच्छी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। अच्छा, राइटिंग में भी उसको प्रॉब्लम आती है, वो टेढ़े मेढ़े जो लेटर्स होते हैं वो लिखती है। अच्छा ठीक है। ग्रिप वगैरह सही है उसकी? पेंसिल सही से होल्ड जी, करती वैसे है? पेंसिल पकड़ लेती है। अच्छा ठीक है। चलें सही है, फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब देती हूँ। ओके, हमारी दूसरी कॉलर थी शबाना, जिनके बेटे की उम्र 12 साल थी। इन्होंने बताया था कि इनका भी मेमोरी का इशू बता रहे थे। अब इसमें भी आपको यही करना है, क्योंकि अगर आपकी टीचर बच्चे की टीचर ने कहा है कि उसको इश्यूज़ आ रहे हैं स्कूल में और कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन टीचर जो हैं वो आपको सही तौर पे गाइड कर सकती हैं। कभी कभार हमारे पास जो मरीज़ आ रहे होते हैं या हमारे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, वो डॉक्टर के थ्रू नहीं आ रहे होते, वो टीचर्स के थ्रू भी आ रहे होते हैं। तो टीचर जो होती हैं वो 10, 15, 20 पूरे क्लास में जितने बच्चे होते हैं उनके हिसाब से वो जज बेहतर तरीके से कर सकती हैं कि ये बच्चा या पीछे है या किसी किस्म का उसके साथ कोई चैलेंज है। तो अगर वो उन्होंने ये चीज़ पिन पॉइंट की है, बताई है आपको कि उसके मेमोरी के इश्यूज़ हैं, फोकस का प्रॉब्लम है या और किसी किस्म का कोई चैलेंजेस है, तो आप ज़रूर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि ये 12 साल का है, अच्छी उम्र गुजर चुकी है। हम अर्ली इंटरवेंशन पे बिलीव करते हैं कि जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे थेरेपीज़ या डायग्नोसिस होंगी, उतना जल्दी बेहतर बच्चा जो है वो रिकवर करेगा और उसकी प्रोग्रेस अच्छी होगी। तो कोशिश करें कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे पूरी इवैल्यूएशन करवाइए और जिस तरह से वो आपको गाइड करें उस तरीके से आप उसको आगे लेके चलें। और क्योंकि उसके एकेडमिक्स भी अफेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली पढ़ाई भी अफेक्ट कर रही है, और अभी सिर्फ 12 साल का है, आप सोचें कि 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल 20 साल बाद क्या होगा। तो इस तरह से आपने प्लानिंग करनी होगी लॉन्ग टर्म। तो ये टाइम पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जल्द से जल्द किसी को कांटेक्ट करें, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो जैसे आपको गाइड करें वो आप स्कूल में भी करें और घर पे भी ज़रूर कराएं। बीनेश भट्ट, इन्होंने आई थिंक लाहौर से कॉल की थी। 7 साल की इनकी बेटी है। इनका ड्रूलिंग और स्पीच में अभी 3 वर्ड्स बोल सकती है। स्कूल में थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम है और ग्रिप इनकी सही है, डेवलपमेंटल डिले की डायग्नोसिस है। पहली बात तो ये है कि अगर आप स्पीच थेरेपी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपने ये कहा है कि उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट ना होना, आई एम श्योर अगर आप नहीं कराएंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये और कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो आई गेस आप जब तक कराते रहते हैं तो शायद कभी कभार मदर्स को या पेरेंट्स को इसका एहसास नहीं होता कि ये कितना इम्प्रूवमेंट या एटलीस्ट मेंटेनेंस हो रही है। अगर आप जैसे ही छोड़ेंगे तो कुछ अरसे बाद आपको फील होगा कि नहीं, स्पीच थेरेपी हेल्प कर रही थी। तो आई एम श्योर आप इसको कंटिन्यू रखें। और इसमें आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्पीच थेरेपिस्ट नहीं हूँ, हम थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे, मगर ड्रूलिंग जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी फील्ड है, इससे रिलेटेड है, क्योंकि हम फीडिंग स्किल्स और उसमें भी ड्रूलिंग को भी कंसिडर करते हैं। तो आप फेशियल एक्सरसाइजेस करा सकते हैं बच्चे को, टंग की भी करा सकते हैं। अगर वो समझती है आपकी बात को तो आप उसको टंग बाहर निकालने के लिए कहें, साइडों पे निकालने के लिए कहें, नीचे लेके जाए, वो ऊपर टंग जो है वो करे। और ब्लोइंग एक्सरसाइजेस आप करा सकते हैं, जैसे टिश्यू आगे रखकर उसे कहेंगे ब्लो कर सकते हैं, कैंडल लेकर आप उसे कहें कि ब्लो करें इसको, और स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं। और फेशियल एक्सरसाइजेस जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और कभी कभार ये होता है, ये टेम्प्रेरी इफ़ेक्ट हो सकता है इसका, कभी आप बाहर जा रहे हैं या इवन घर में भी आप ट्राई कर सकते हैं, मगर देख करके अगर बच्चा जो है वो उससे बीमार ना हो जाए। कभी कभार बच्चे जो है इम्यूनिटी बहुत लो होती है और वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। लाहौर का सीज़न भी अब आई एम श्योर चेंज हो रहा होगा, मगर यह है कि अगर आप थोड़ा सा बर्फ़ लेकर उसके माउथ के अराउंड अगर आप उसको लगा लें तो थोड़ी देर के लिए ड्रूलिंग जो है कंट्रोल में हो सकती है। उसको कह सकते हैं कि थूक निगलने की बार बार कोशिश करें। कुछ एक्सरसाइजेज आई एम श्योर आपको स्पीच थेरेपिस्ट ने भी बताई होगी। आप बाहर निकलें, लोगों से बात करें, गूगल पे सर्च करें, बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदनान बात कर रहा हूँ। जी मैं अदनान। तो बेटे के मुतालिक बात करना चाह रहा था। आप एज बताएंगे बेटे की? जी जी बोलिए। हेलो जी, बात कीजिए। असल
असल में मसला ये है कि ना उनका लिखने का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा वो याद कर लेते हैं और लिख नहीं पाते सही। अच्छा। और इसका रीज़न क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं लिख पाते हैं? नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ, टीचर वगैरह भी बोलती यही, मैं जब भी होता है कंप्लेन ये होती है कि भाई लिखने में बहुत प्रॉब्लम है, और क्लास के अंदर बिल्कुल खामोश रहते हैं। लिखने में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे स्पीड असल में स्लो है, ग्रिप सही नहीं है, लिखना नहीं चाहते हैं, क्या असल मसला आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लग रहा है घर के अंदर तो वो सब कुछ सही है, बिल्कुल गेम में भी खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं याद कराता हूँ, लिखवाता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन क्लास के अंदर वो जो है लिखने में प्रॉब्लम करते हैं। फिर किसी से बात नहीं करता है, किसी टीचर ने उनको कुछ बोल दिया कोई बात तो फिर वो खामोश है, इतना डरने लगेंगे, बात ही नहीं करेंगे, जबकि क्लास 6 में है। अच्छा, घर पे सब सही है, मतलब घर में इस तरह की तो आपको नहीं नज़र आती है कि बात नहीं करते हों, गुमसुम से रहते हों, सेंसिटिव हैं बहुत? नहीं, सेंसिटिव तो नहीं है, ऐसे हम मतलब पढ़ा वो है, नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है सर। सही, ठीक है। असल में बस बताओ क्या इशू है, सिर्फ ये है क्लास के अंदर कोई लड़का बदतमीजी कर दे, कुछ कर दे, उससे तो एकदम ही खामोश हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पर टीचर ये कहते हैं बिल्कुल क्लास के अंदर कुछ बात नहीं करे, फिर इसके बाद मैं याद करा रहा हूँ उनको, याद कराने के बाद लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा लिखा, दो लाइनें लिखी, इसके बाद हाथ थक जाते हैं। हाथ थक जाता है, अच्छा। आप वो राइट हैंड से लिखते हैं या उल्टे हाथ से लिखते राइट हैं? हैंड से। शुरू से ही राइट हैंड से लिखते थे? हाँ, ग्रिप सही सॉरी, है उनकी? शुरू से ही राइट हैंड से लिखते थे या चेंज करवाया? शुरू से राइट हैंड से। अच्छा, ठीक है। सो ग्रिप सही है उनकी? सही से पेंसिल को पकड़ते हैं? हाँ, पेंसिल भी सही पकड़ते लिखते हैं, लेकिन फिर इसके बाद मतलब ऐसा लगता है एकदम फेड अप होकर छोड़ दिया उन्होंने, और उनसे मैं कहता हूँ लिखना है ये, अच्छा। तो वो एकदम ना रूड हो जाता है, नहीं मैं नहीं लिखूंगा मैं। अच्छा। इसके अलावा बैठ की एक्टिविटीज जो होती है ना, दूसरी एक्टिविटीज, डब्बे में से कुछ बना रहे, दिमाग चल रहा है, हर चीज बना देते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं, जैसे पार्क वगैरह, खेलना कूदना, ये सब सही है? नहीं, खेलना कूदना इतना नहीं है। तो फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, फ़ोन पर? कंप्यूटर का हाँ, गेम वेम का बस शौक है। अच्छा, ठीक है, मैं फिर आपको जवाब देती हूँ इसका। अच्छा, ये हमारे बच्चों में आजकल बेसिक चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि हमारे वक्त में नहीं हुआ करती थी। हमारे वक्त में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ काफ़ी हुआ करती थी, जो कि अब इस वक्त नहीं नज़र आती। मोस्टली बच्चे जो हैं घंटों, इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी सेमिनार में थी, उन्होंने कहा 8 घंटे तक बच्चा जो है वो टीवी देखता रहता है और टीवी के अलावा कोई एक्टिविटी ही नहीं है। या आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं या आईपैड्स हैं, कंप्यूटर हैं, तो ये एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को सिर्फ बैठ के सिर्फ स्क्रीन को देख रहे हैं या सारा वक्त बैठकर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ सही नहीं है। तो पहले तो आप ये करें कि इसके फ़िज़िकल या ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए। आपके पास अगर टाइम हो वीकेंड्स पर कि आप सैटरडे संडे अगर जा सकते हैं या इवन कोई उनको पार्क ले जा सके तो बहुत अच्छा है। उनकी फ़िज़िकल जितनी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, ये हैंड राइटिंग में भी, फाइन मोटर स्किल्स में भी बहुत इफ़ेक्टिव होगी। तो आपने इसको सबसे पहले तो फ़िज़िकल एक्टिविटी में बढ़ाना है। दूसरी बात ये है कि बच्चों, स्कूल इस एज के बच्चों में ख़ास तौर पर बुली एक दूसरे को, बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं और स्कूल में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से वो राइटिंग नहीं कर रहा या अपने और चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा है या फेडअप हो रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप जाइए स्कूल में प्रिंसिपल से, टीचर से डिस्कस करें और इस मसले को को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इसकी वजह से और चीज़ें भी इसकी अफेक्ट होगी। दूसरी बात यह कि हैंड राइटिंग जब हम करवाते हैं, हम एज अ थेरेपिस्ट भी 10 बहुत हुआ, मैक्सिमम हमने 10 से 15 मिनट का एक सेशन में राइटिंग करवाते हैं, लिखाई कराते हैं। इसके अलावा और चीज़ें, एक्टिविटीज़ हम रखते हैं जो कि राइटिंग में इनडायरेक्टली हेल्प करती है। तो आधा घंटा, एक घंटा बैठ के सिर्फ हैंड राइटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तो कोशिश करें कि इसको ब्रेक दें, 10-15 मिनट की राइटिंग या कोई होमवर्क करवा के उसको 5 मिनट का ब्रेक दे दें, जिसमें कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी वो कर लें, घूम कर आएँ और फिर बैठें और फिर काम करें। एक वक्त में बहुत ज़्यादा टिक कर बच्चे बैठ के काम नहीं कर सकते। एक तो ये होता है कि हाइपर एक्टिविटी है कि बच्चा बैठ ही नहीं रहा, मगर आप अगर एक्सपेक्ट करें कि सुबह से लेके वो दोपहर तक स्कूल में बैठ रहे हैं और फिर घर पर भी आके सारा वक्त बैठे हुए हैं, तो ये एक्चुअली बच्चों के लिए प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल बच्चों के लिए कि वो बैठे रहें सारा दिन। तो उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, क्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ उसकी बढ़ाएं, राइटिंग 10 से 15 मिनट एक वक्त में करवाएं और देखें कि उसका हाथ किस वजह से थक जाता है। कभी कभार पेंसिल की ग्रिप सही नहीं होती या और पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है बच्चा जो है राइटिंग से भाग रहा होता है या बैठ के काम नहीं करना चाहता है। मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि हमारी जो नॉर्मल ग्रिप होती है वो ट्राइपॉड भी हो सकती है, जिसमें जो है पेंसिल की ग्रिप जो है ये इस तरह की होती है जिसमें 3 उंगलियां इस्तेमाल होती है, ये नॉर्मल ग्रिप है ट्राइपॉड। या क्वाड्रिपॉड भी हो सकती है जिसमें 4 उंगलियों का इस्तेमाल होता है, 2 उंगलियां ऊपर होती है पेंसिल के, थंब जो है बेंड होता है और एक जो उंगली होती है वो नीचे की तरफ होती है। इसको क्वाड्रिपॉड ग्रिप कहते हैं। ये 2 ग्रिप सही है। असल में हमारे यहाँ बहुत जल्दी हैंड राइटिंग शुरू कराई जाती है, जो कि आप बाहर के मुल्कों में देखें तो 5 साल के बाद बच्चे स्कूल जा रहे होंगे और हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा प्ले ग्रुप जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए जाते हैं और फिर आते हैं घर पे और एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। मगर हमारे यहाँ आजकल का ट्रेंड हो गया है कि 1.5 साल का 2 साल के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए एक्चुअली सही नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताती चलूँ कि हमारी ग्रिप जो होती है 1 से 2 साल के बच्चे की ऐसी ग्रिप होती है जिसे सिलेंडर ग्रिप कहलाती है। ये सिलेंडर ग्रिप 1 से 2 साल के बच्चे के लिए नॉर्मल ग्रिप होती है, ठीक है। इसके बाद 2 से 3 साल के बच्चा जो है वो डिजिटल ग्रिप होती है, जिसमें बच्चे की एक उंगली जो इंडेक्स फिंगर है ऊपर होती है और दूसरा अंगूठा इस तरह से होता है, जिसे हम डिजिटल ग्रास्प कहते हैं। ये बिल्कुल 2 से 3 साल की उम्र में बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंट है ये ग्रिप के हवाले से। फिर उसके बाद मॉडिफाइड ट्राइपॉड ग्रिप शुरू होती है, जिसमें बच्चा जो है उसकी उंगलियां ऊपर की तरफ आ जाती है पेंसिल के और थंब जो है वो पोजीशन होने लगता है। ये 3.5 से 4 साल की उम्र में आती है। और जो हमारी नॉर्मल जो हम ग्रिप जिसे कहते हैं ट्राइपॉड ग्रिप, जिसमें 3 उंगलियां या 4 उंगलियां इस्तेमाल हो रही है, वो 4.5 से 7 साल की उम्र में जाके डेवलप होती है। ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट है। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम ये कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं अपने कुछ आपको टिप्स दूँ हैंड राइटिंग के हवाले से, लिखाई के हवाले से, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अर्ली एडमिशन हो रहे हैं स्कूल में वो बच्चों के लिए इतने ज़्यादा इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि ये जुल्म है बच्चों के साथ, क्योंकि राइट एज जो है आजकल नई रिसर्च आ रही है और उनकी उस रिसर्च के हवाले से वो ये कहते हैं कि 5 साल या 6 साल की उम्र बेस्ट होती है बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। क्योंकि जो आप फ्री प्ले, जो बच्चे घर में खेल कूद कर आपस में मदर के साथ बॉन्डिंग, और ये जो स्कूल जाने से पहले का जो टाइम पीरियड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि मदर के साथ बॉन्डिंग हो, बच्चा खुद से खेल कूद कर रहा हो और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, ना कि उसको जो है वो बैठने पर मजबूर किया जाए। मैं समझती हूँ कि मॉन्टेसरी या प्ले ग्रुप लेवल में इतना बैठने का काम नहीं होता, मगर फिर भी 5 से 6 साल की उम्र जो है वो सही होती है बच्चों को एडमिशन कराने की। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ लिखाई की तरफ या पढ़ने की तरफ ना लगाएं। आप स्टोरी बुक्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चों को खेल कूद के ज़रिए, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों का ऑक्यूपेशन जो है वो बेसिक ऑक्यूपेशन प्ले है। प्ले के ज़रिए आप बहुत सारे उनके फ़िज़िकल चीज़ें, उनके जहनी जिस्मानी, हम प्ले थेरेपी भी कराते हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमें पता चलती है खेल के ज़रिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे का IQ लेवल क्या है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़, सेंसरी प्ले होता है जिसके ज़रिए हम उसके सेंसरी सिस्टम को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एडमिशन
वैक्सीनेशन 5 से 6 साल की उम्र के दरमियान कराया जाए। बहुत अर्ली 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा स्कूल जा रहा होता है, ये बहुत आई थिंक बहुत जुल्म है बच्चे के साथ। एक और चीज़ बहुत कॉमनली देखने में आती है और हर स्कूल में शायद आपने ख़ुद भी गौर किया होगा, बच्चे की वेट कम है और जो बैग है उसका साइज़ और उसका वेट देखें तो उससे शायद डबल होगा। तो ये भी बच्चे की एक तो जिस्मानी तौर पे वो डेवलप हो ही रहे होते हैं और इतना बड़ा बड़ा बैग लेके उनका पॉस्चर, उनके जो पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है जिसमें शोल्डर है, उनकी बैक है, वो सारा का सारा ख़राब होने लगती है। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हम जब एक्सरसाइजेस कराते हैं या थेरेपी कराते हैं तो डायरेक्टली राइटिंग की तरफ नहीं आते। राइटिंग से पहले प्री राइटिंग स्किल्स होती हैं, प्री कटिंग स्किल्स होती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और थोड़ा बहुत हम राइटिंग पे भी कंसंट्रेट करते हैं। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5-10 मिनट या 15 मिनट हम राइटिंग के लिए रखते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उनको वही काम राइटिंग की तरफ लाते हैं। ये कुछ सेंसरी बॉल्स हैं जो कि हम एक्सरसाइजेस के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं उन बच्चों के लिए जिनको टेक्टाइल या छूने से या टच करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है। ये वेटेड है, इसमें वही जो मैं आपको पहले बता रही थी प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट मिलता है। ये बॉल भी इस्तेमाल की जाती है। आपने अक्सर स्कूल्स में भी देखा होगा इस किस्म के बीड वर्क हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे दोनों हाथ इस्तेमाल करना, एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से बीट को निकालना है। इसमें कलर्स का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसमें फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है कि एक हाथ से दूसरे बीट को लेके और अंदर स्ट्रिंग में बीडिंग करना। तो पहले हम बड़ी बीट से शुरू करते हैं और फिर ऐसा ऐसा बच्चे को जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो हम छोटी बीट्स की तरफ आते हैं। प्ले डो अगेन बहुत अच्छा मीडियम है बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए। इसे बच्चों को चुप कराने के लिए नहीं होता, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मीडियम है जिसमें हम उनकी राइटिंग स्किल्स भी, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। और जो मार्केट में अवेलेबल हैं प्ले डो वो थोड़े से बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं होते। ये होममेड बिजी लिटिल हैंड्स के नाम से प्ले डो अवेलेबल हैं और फेसबुक पे ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे प्ले डो हैं जिसमें बच्चे जो हैं आराम से इसके साथ खेल सकते हैं। इसमें बीड्स डाल के बीड्स निकाल सकते हैं, इसमें दोनों हाथ से रोलिंग कर सकते हैं, इसमें लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं और बच्चों को इतना पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या लर्न कर रहे हैं और उनका खेल का खेल हो जाएगा। ये लेसिंग है, ये भी बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है कि इनको लेस के ज़रिए जो है फाइन मोटर स्किल्स डेवलप किए करें, आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करें। इसमें कोई थीम रख सकते हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। सेंसरी जिस तरह से मैंने बात की थी शुरू में, हम अगर किसी को टेक्टाइल सेंसिटिविटी होती है तो हम इसको ब्रश के ज़रिए भी उनके स्किन पर और लिम्स पर, हाथ पर, पैर पे या इवन पाम पर भी हम ये ब्रश यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए उनके सेंसरी सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है, नॉर्मलाइज़ किया जाता है। हम जिनको लाइट्स के ज़रिए अंडर रिस्पॉन्सिव या ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं, हम उनको ये लाइट्स इस तरह की बहुत बड़ी लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि किस किस्म का चैलेंज है बच्चे को। तो हम लाइट्स के ज़रिए भी एक्सरसाइजेस या थेरेपी देते हैं। ये एक और बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें बच्चा दोनों हाथ भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें आवाज़ें आती हैं जिसमें जिनको सेंसिटिविटी है, ओवर रिस्पॉन्सिव या अंडर रिस्पॉन्सिव, हम इसको भी डील कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि बच्चा जो है वो हैंड राइटिंग के लिए रेडी है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो मदर्स का सबसे बेसिक कंसर्न ये होता है कि बच्चा जो है वो लिखना शुरू कर दे या एकेडमिक्स में अच्छा हो जाए, जबकि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में होती है जो कि शायद मदर्स के जहन में नहीं होती, या शायद होती भी हैं, वो इतनी डेस्परेट होती हैं। सिटिंग टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा बैठे, फोकस कर सके, फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ग्रिप सही होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बताई थी। पोस्चर जो है वो उसका जो हिप है, नी और एंकल, यानी कूल्हे और नी और एंकल से वो 90 डिग्री पे बैठा हुआ हो, उसकी टेबल और हाइट उसके हिसाब से, उस बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए। उसके ट्रंक में, उसके जिस्म में इतनी स्ट्रेंथ हो और स्टेबिलिटी हो कि वो बैठ के लिख सके। और आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जो मैंने बात की कि आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा तो बच्चा लिख सकेगा।
हैंड डोमिनेंस ज़्यादातर हमारे दुनिया भर में 80 से 90% लोग जो हैं वो राइट हैंडेड हैं और 10 से 15% अफराद जो हैं वो लेफ़्टी होंगे। मगर हैंड चेंज करवाना भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। अगर लेफ़्टी है बच्चा तो उसको राइट हैंड से लिखवाया जा रहा होता है ज़बरदस्ती, तो उसमें काफ़ी टाइम उसका ज़ाया हो जाता है, जिसमें हैंड राइटिंग भी अफेक्ट करती है। बच्चा इमोशनली भी साइकोलॉजिकली भी बहुत अफेक्ट करता है कि वो लिख नहीं सक रहा है, होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जो हैंड डोमिनेंस है कि राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड जो इमर्ज करता है वो 2 से 3 साल की उम्र में जो है वो शुरू होता है, और कोई 5 से 6 साल की उम्र में हैंड डोमिनेंस का राइट होगा या लेफ़्ट होगा, वो 5 से 6 साल की उम्र में डेवलपमेंटली हिसाब से होता है। तो आप ख़ुद सोचिएगा 3 साल का बच्चा कैसे राइटिंग करेगा जबकि उसको यही नहीं पता है अभी कि उसको राइट हैंड से लिखना है या लेफ़्ट हैंड से लिखना है। तो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट हम लेके बच्चे को चलते हैं। कागज़ किस तरह से रखना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा राइट से लिख रहा है तो कागज़ जो है उसका थोड़ा सा राइट की तरफ ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल सीधा नहीं होगा। और अगर बच्चा लेफ़्टी है, लेफ़्ट से लिख रहा है, तो उसका जो कागज़ है वो टेबल पर लेफ़्ट की तरफ से थोड़ा सा ऊपर होगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर जगहों पर मैंने ये देखा है कि या तो बिल्कुल सीधा रखा जाता है या कुछ बच्चे ऐसे भी रख रहे होते हैं और इस तरह से राइटिंग कर रहे होते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि बच्चे की मिड लाइन क्रॉसिंग नहीं है। जो हमारा कनेक्शन है ब्रेन से वो राइट और लेफ़्ट की दरमियान, राइट और लेफ़्ट की तरफ जो कनेक्शन है दोनों हेमिस्फीयर का, वो स्टिमुलेटेड इतना नहीं है, जिसकी वजह से वो मिड लाइन क्रॉसिंग सही नहीं हो रही और बच्चा पेपर ऐसे लिख रहा है या कटिंग जो है वो इस तरह करके कटिंग कर रहा है ताकि उसकी मिड लाइन को कंपनसेट कर सके। तो ये भी देखना हमें बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंटल हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई मोटे चॉक्स, कोई मोटे मार्कर्स या कोई मोटी पेंसिल ना दें। जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड पेंसिल की थिकनेस है वो ही काफ़ी है। मगर सिर्फ छोटे बच्चों में केजी से लेके क्लास 1 तक या शायद उससे ऊपर भी अगर ज़रूरत पड़े तो 4 इंच की, जैसे इससे बड़ी पेंसिल ना हो, छोटी पेंसिल इस्तेमाल करें। और स्टैंडर्ड साइज कोई जंबू मोटे साइज़ का क्रेयॉन वगैरह ना दें, क्योंकि उससे ग्रिप जो है वो सही नहीं होती है। जो कि मैंने जितने भी स्कूल्स में देखा है या बच्चों को या स्कूल्स में ज़्यादातर मोटी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही होती है, जिससे उनकी ग्रिप्स जो हैं वो बाद में आगे चल के प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ज़रूरी है। ये चंद पॉइंट्स थे जिसको अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे में आप देखते हैं कि इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है, इस किस्म के कोई चैलेंजेस है, तो ज़रूर आप घर पे काम करें। और इससे पहले आप किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाएं, उसकी स्क्रीनिंग करवाएं, उसकी असेसमेंट करवाएं और सिर्फ थेरेपिस्ट पे डिपेंड ना करें। घर पर आके भी यही काम को फॉलो करना ज़रूरी है, जब भी आपको जो है वो इसके रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। क्योंकि सिर्फ थेरेपिस्ट के पास आप 30 मिनट 40 मिनट बहुत हुआ तो चले गए, मगर 24 घंटे आपके पास है। इसको डिवाइड करें। बच्चे को एंड ऑफ द डे आपके लिए ज़रूरी है कि बच्चा डिसअपॉइंट ना हो किसी चीज़ से, वो खुशी खुशी आपके साथ काम करें। ये ना हो कि आप ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के उसको लिखवा रहे हैं और आखिर में जाके जब वो स्कूल जा रहा है तो लिख नहीं पा रहा या रो रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसको फंक्शनल और इंडिपेंडेंट बनाना है, उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या तरीके इस्तेमाल करने हैं जिससे हम उसका काम आसान कर सकते हैं और इवेंचुअली हम सब के लिए वो आसानी होगी, एज अ मदर, टीचर, सबके लिए। तो आई होप आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स मिली होंगी आज हैंड राइटिंग के हवाले से। आइंदा किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए नजमा आदम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।